प्रतिशत बढ़ा है। आपको बता दें राजस्थान में देर रात तक 74.96% मतदान हुआ है। परमाणु नगरी पोखरण में हुआ है रिकॉर्ड तोड़ मतदान और पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 87.78% मतदान हुआ है। 2018 में हुआ था यहां पर 87.65% मतदान। तो सबसे ज्यादा पोखरण में मतदान हुआ है। आपको बता दें प्रदेश में मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ा हुआ है। ये अच्छी खबर है क्योंकि देर रात तक 74.96% मतदान हुआ है। हालांकि लगभग ये पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस वक्त बदलाव जरूर है। अब ये बढ़ता हुआ मतदान किसके लिए खतरे की घंटी है और किसके लिए खुशखबरी है, ये तो 3 तारीख का दिन बताएगा। लेकिन हाँ प्रदेश में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, ये अच्छी जानकारी है। परमाणु नगरी पोखरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और देर रात तक 74.96% मतदान देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान के लोग जागरूक है और वो अपने घरों से बाहर निकले, अपनी सरकार को चुनने के लिए उन्होंने वोट दिया है और ये बहुत अच्छी चीज है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। अगर इसी तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है पुराने समय से, और पुराने अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो ये मौजूदा सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है और नई सरकार बनती है। लेकिन अब ऐसा होता ही नहीं होता, ये भी देखना होगा। संवाददाता अरबाज हमारे साथ जयपुर से हैं। अरबाज, देखिए इस बार का मतदान प्रतिशत अधिक है और ये बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत आखिर किस ओर इशारा कर रहा है, कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान में इस बार जो निर्वाचन आयोग की ओर से कोशिशें की गई थी उसका एक तरह से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है और लोकतंत्र के लिए बड़ा सकारात्मक संदेश है कि राजस्थान का जो पोलिंग परसेंटेज है वो 74.96 पर पहुंच गया, यानी करीब 75% जो है मतदान हो चुका है। साल 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मतदाताओं की संख्या भी करीब 1 करोड़ कम थी और जो पोलिंग परसेंटेज था वो भी 74.32 के करीब था। तो आप देखिए कि न सिर्फ मतदाता बढ़े बल्कि मतदान भी राजस्थान में बढ़ गया और देर रात तक डाटा जो है लगातार अपडेट होते रहे। शाम 5 बजे तक कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 68.25% करीब जो थे डाटाज आए थे। फिर धीरे धीरे जब देर रात तक 6 बजे 1 घंटा लोगों को एक्स्ट्रा मिला था मतदान के लिए और उसमें भी जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि जो लोग लाइन में लग गए हैं उनका मतदान पूरा होगा। करीब 1 बजे तक जो अपडेट्स आए उसमें आप देखें कि 74.13% जो था ईवीएम पोलिंग से और उसमें कुछ पोस्टल बैलेट वगैरह कुछ चीजें जोड़ करके 74.96% एक तरह से जो है पोलिंग परसेंटेज अभी आई है। अभी 17C का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो चैलेंज्ड वोट होते हैं उनको लेकर के बाकी जो प्लस माइनस करने होते हैं कि इसमें होम वोटिंग भी है, सर्विस वोटर्स भी हैं, बाकी सारी चीजों का एक फाइनल डाटा निकाल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा और इसमें एक ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत दशमलव प्लस माइनस जो है वो होने की संभावना, क्योंकि थोड़ा जुड़ेगा इसमें और ये करीब 75 को छू लेगा। लेकिन राजस्थान के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो काफी इंप्रूव हुई है। लोग बाग देर रात तक जो है मतदान की कतारों में लगे रहे और कोशिश यही थी किसी भी मतदाता को पीछे न छोड़ा जाए। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग के जरिए जो बुजुर्गों को और दिव्यांगों को जोड़ा है, ये भी इसमें एक बड़ा कारण है कि इससे पोलिंग परसेंटेज बढ़ी है। अब इसका फायदा जो है मौजूदा सरकार को होता है या फिर जो विपक्ष है उसको होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल फिलहाल राजस्थान के लिए है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। क्योंकि अभी परसेंटेज इंक्रीज हुई है और परसेंटेज के साथ में मतदाताओं की संख्या भी इंक्रीज हुई है। करीब 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने 199 सीटों के लिए मतदान किया है। ये 5 करोड़ 29 लाख था क्योंकि एक सीट का जो है चुनाव रोक दिया गया था उम्मीदवार की मौत के बाद में। उसके बाद में 199 सीटों पर हुई पोलिंग और 199 में से जो पोलिंग परसेंटेज निकल करके आई है सामने वो आंकड़ा 74.96% का है। राजस्थान जो है एक अलग तरह का प्रदेश है। यहाँ पर अगर आप देखें पिछले कुछ चुनावों में पोलिंग परसेंटेज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग सत्ता में परिवर्तन होते रहे हैं और ऑलमोस्ट, क्योंकि राजस्थान का बताते हैं कि पुराना रिवाज है कि हर साल जो है यहाँ सत्ता परिवर्तन, हर बार हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है। तो इस बार का पोलिंग परसेंटेज काफी हद तक अगर देखा जाए तो दोनों ही सियासी पार्टियों को फिलहाल पशोपेश में लिए हुए हैं और जो दिग्गज हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े चुनाव हुए हैं राजस्थान में, बड़े बड़े महारथी मैदान में थे, उनकी साख दांव पर लगी हुई थी। ऐसे में अभी जो है एक तरह की खामोशी है, पिन ड्रॉप साइलेंट है। सभी लोग अपनी इंटरनल जो है गणित लगाने में लगे हुए हैं कि उनके पोलिंग सेंटर्स पर कहां भीड़ उमड़ी, कहां कम लोग रहे, क्या
हो सकता है, क्योंकि आप देखिए पोखरण का मतदान है 87% तक पहुंच गया। सबसे बड़ी सीट राजस्थान की पोलिंग परसेंटेज के लिहाज से देखी जाए तो वहां पर इतने मतदाता पहुंचे कि देर रात तक इसमें एक तरह की गहमा गहमी रही, बहुत नेक टू नेक फाइट थी। यहां पर जो है भाजपा की तरफ से एक महंत मैदान में है और शाले मोहम्मद जो कि कैबिनेट मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, वो मैदान में है। तो बहुत दिग्गजों की लगी हुई है। दूसरे नंबर पर तिजारा की सीट रही, जहां पर बालकनाथ मैदान में उतरे हुए थे और सामने कांग्रेस ने इमरान नाम के एक नए कैंडिडेट को जो है मौका दिया था। तो ये चीजें हैं जो राजस्थान में सभी लोगों को फिलहाल सोचने पे मजबूर किए हुए है कि ये जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ी हुई है किस तरफ जा रही है, इसके मायने क्या है और कितने। बिल्कुल, और इसीलिए अरबाज कहीं ना कहीं राजस्थान का रण बहुत दिलचस्प हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। 3 दिसंबर वो तारीख होगी जब ईवीएम मशीन खुलेगी और प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा भी खुलेगा। तो कोटा में ईवीएम को JDB गर्ल्स कॉलेज कैंपस को सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल का सशस्त्र बल यहां पर तैनात किया गया है। 3 तारीख तक ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में कैद कर दी गई है। JDB गर्ल्स कॉलेज सेंटर पर ही मतगणना होने वाली है। ईवीएम के सुरक्षा पहरे पर देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। 6 विधानसभा सीटों के लिए 41 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया है और ईवीएम सुरक्षा के कड़े पहरे में है। कोटा का JDB गर्ल्स कॉलेज फिलहाल पूरी तरह से पुलिस छावनी बना हुआ है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। देख सकते हैं आप कि ये CRP के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। स्ट्रांग रूम्स के अंदर ईवीएम मशीन को पहुंचा दिया गया है। 1455 जो पोलिंग बूथ है वहां पर मतदान हुआ था और इसके बाद में सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद, और कैद होने के बाद में अब जब 3 तारीख को ईवीएम खुलेंगी तो खुलेगा उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, उनके भाग्य का जो फैसला है वो होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में अब जिम्मेदारी 3 तारीख तक ईवीएम मशीन को लेकर के कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित रहे, सुरक्षा के घेरे में रहे, इसको लेकर के पूरे जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये CRP के जवान जिनकी सुरक्षा में ये जो तमाम ईवीएम मशीन्स हैं उन्हें रख दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर और दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप CCTV कैमरा जिनसे भी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर जो नजर है वो रखी जा रही है। पूरा की पूरा जो JDB गर्ल्स कॉलेज है उसे जो है वो CCTV कैमरे से लैस किया गया है ताकि पूरी जो मॉनिटरिंग है वो CCTV कैमरे से की जा सके। हर आने जाने वाले का जो मूवमेंट्स है वो किया जा सके। कैंपस के अंदर भी जो लोग आ रहे हैं वो सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी जो अवांछनीय तत्व है, कोई अज्ञात व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं आए। मेटल डिटेक्टर की भी व्यवस्था आप देखेंगे यहाँ पर की गई है ताकि जो शख्स आए वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक गैजेट यहाँ पर लेकर के नहीं आए। इस बात को भी यहाँ पर सुनिश्चित जो है वो किया जा रहा है। तो अब 3 तारीख तक कड़े पहरे के बीच में ईवीएम मशीन रहने वाली है और 3 तारीख को जब ये ईवीएम मशीन खुलेगी तो खुलेगा जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का पिटारा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव अजमेर में भी शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्र में 88 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। इन सभी ईवीएम को अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षित रूप में रखा गया है। इस स्ट्रांग रूम के बाहर हथियारबंद पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ CCTV कैमरे लगाई गई हैं जिससे कि पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने स्ट्रांग रूम के बाहर से किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर ग्राउंड जीरो से जिला निर्वाचन विभाग की तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली। देखिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव की अजमेर में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोजित हुए। 25 तारीख को यह चुनाव हुए और मतदान के बाद सभी जो मतपेटियां हैं वो अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाई गई और जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बाहर पुलिस के बाद फिर हथियारबंद जवान जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और CCTV फुटेज
चप्पे चप्पे के नज़र रखी जाए, उसको लेकर जो है सीसीटीवी कैमरे अलग अलग स्थानों पर लगाए गए। 2 जो है ताले लगाने के बाद उस पर सील लगाई गई है, जिससे कि किसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर न बिगड़े। और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर जो है आप देखेंगे हथियारबंद जवान जो है स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगाए गए हैं। पल पल की मॉनिटरिंग जो है सीसीटीवी कैमरे से हो, इसे लेकर बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हुए थे, जहाँ पर 88 प्रत्याशी जो है वो मैदान में थे, जिन सभी का जो है भाग्य का फैसला 3 तारीख को जो है खुलने वाला है। और इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं हैं वो माकूल की जाए, इसे लेकर बेहतर इंतजाम जो है जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए हैं। और 3 तारीख को जो है मतगणना के साथ सभी के भाग्य का फैसला यहां पर खुलने वाला है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और मतदान के बाद बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में सतीश पूनिया ने कहा कि इस बार बीजेपी 150 से अधिक सीट लाकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कई मुद्दों के खिलाफ लोगों ने मतदान किया है। सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने, सुनिए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार का मतदान हुआ है, क्या लग रहा है पार्टी को, किस तरफ जा रही पार्टी, जनता ने किस ओर जो है वो मतदान किया है? ज्यादा मतदान के 2 पक्ष हैं। एक तो धीरे धीरे लोकतंत्र परिपक्व हुआ है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। दूसरा, पार्टियां भी प्रेरित करती है, उनका जो मशीनरी है, उनका जो तंत्र है, कार्यकर्ता भी बहुत सक्रिय होते हैं, जो कई बार जुनूनी लोग सरपंच की तरह चुनाव लड़ते हैं बूथ पे। तीसरा पक्ष है, इसके 2 पक्ष हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक तो ये है कि जो सरकार होती है उसके खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ एक वोट लामबंद होता है, जो प्रतिक्रिया के तौर पर ईवीएम तक आता है। दूसरा एक पॉजिटिव वोट है, जो आने वाली किसी सरकार के पक्ष में जाता है। तो कुल मिलाकर मतदान का ज्यादा बढ़ना ये उसी चीज का संकेत है कि एक अलग अलग प्रक्रियाओं से लोग लामबंद होकर आते हैं और पोल करते हैं। लेकिन कांग्रेस यही बात करी कि जो गारंटियां हमने दी थी उस पर लोगों ने विश्वास जताया है और लोगों ने इस कारण से बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। नहीं, कांग्रेस की गारंटी को देश ने बहुत पहले फेल कर दिया था, विफल कर दिया था। उन पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि इस देश में बुनियादी विकास के दावे किए हुआ नहीं। वो वाजपेयी जी से शुरू हुआ और मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाया। कांग्रेस के 55 साल के राज में राजस्थान का मतदाता उनसे इतना अजीज है कि आज पानी की, सड़क की, स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं से वो जूझ रहा है। उसका कारण विरासत में उसको बदहाली मिली है। ये इस तरीके की पॉपुलिस्टिक और सियासी चीजें, अशोक गहलोत इसके मास्टर आदमी हैं, करते कुछ नहीं, कहते बहुत कुछ हैं, और यही उनके व्यक्तित्व का दोहरापन है। और इसलिए वो कभी किसी मॉडल की बात करेंगे, वो सक्सेस कभी होता ही नहीं है। उनको अपनी कुर्सी से मतलब है, पार्टी में अपनी पोजीशन से मतलब है, उनको जनता जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में, और इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता। गारंटी देनी होती तो वो रोजगार देते। 19 में 18 में जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया था। पेपर लीक क्यों हुआ? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? आज महिलाओं की असमत क्यों लूटी गई? क्या गारंटी दी उन्होंने उनके बचाव की? इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। वो तो केवल एक विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्च करना था उनको, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की असफल कोशिश की। ये पब्लिक ने सब उनका चेहरा देख लिया, इसलिए उनकी गारंटी कहीं कोई अस्त्र के रूप में काम नहीं करेगी इस चुनाव में। लेकिन आप क्या मानते हैं कितनी सीटें बीजेपी ला रही? क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो तो कह रहे हैं कि 2013 से भी ज्यादा जो है वो बहुमत आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका और इसलिए मैं उस बात से मुकरूंगा नहीं, लेकिन मैं 150 प्लस की उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरीके का अंडर करंट है, यानी 125 से लेके 135 सीटें तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से दिखती हैं। वहां के जो विधायक का चुनाव लड़े प्रत्याशी की जो मेहनत परिश्रम थी, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से बिजली को लेके, खास तौर पर गाँव में जाइए आप, लोग इतने तंग थे पूरे 5 साल, VCR भरी गई, बिजली की बड़ी जबरदस्त किल्लत थी। ये जो पेपर लीक है, ये नौजवानों में बड़ा मुद्दा था, और इस पेपर लीक की रिएक्शन पक्की हुई है। कोई मतलब इसको रोक ही नहीं सकता कि वो जो साइलेंट वोटर था, उसने जो कांग्रेस के खिलाफ बटन दबाया, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो कानून व्यवस्था है उसको नकार ही नहीं सकते। जिस गांव में हत्या हुई है उस पूरे गांव में दहशत है उसके कारण। राजधानी में जिस तरीके शूट आउट होता था, कभी सोचा ही नहीं था। तो ये इन मुद्दों से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मुद्दे अशोक गहलोत की फ्रीबीज पे और गारंटी पे भारी पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये है सतीश पूनिया साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार का मतदान हुआ है उसके बाद बीजेपी 150 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक शंकर शर्मा आज
रिलैक्स नजर आई हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए नजर आई और इस दौरान भाजपा प्रत्याशी जीत के प्रति भी आश्वस्त नजर आई है और उन्होंने कहा दौसा की जनता ने प्यार और प्रेम उन्हें दिया है और वो चुनाव जरूर जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक मुरारी लाल मीणा ने खुद का विकास किया, न कि जनता का। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और वसुंधरा राजे के अलावा अन्य कोई सीएम का चेहरा उन्हें नजर नहीं आ रहा। राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की बन रही है और बीजेपी के अंदर भी अभी तक तो वसुंधरा राजे ही सीएम की है, हक भी है, कद भी है और राजस्थान की जनता का, राजस्थान का मूड का, राजस्थान के वर्ग को पहचानती भी है। उम्मीद यही है कि शायद वसुंधरा जी सीएम बनेंगी। विधानसभा चुनाव की भागदौड़ और मतदान खत्म होने के बाद राजसमंद में प्रत्याशियों की दिनचर्या बदल सी गई है। चुनावी जनसंपर्क और मतदान की भागदौड़ के बाद राजसमंद सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी अब परिजनों और कार्यकर्ताओं को समय दे रही है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी फीडबैक लिया है। आज सुबह से बस कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, क्या पिछले कुछ दिनों में हुआ उसका विश्लेषण भी हो रहा है और शादियों का दौर ऑलरेडी चालू है तो आज कार्यक्रम भी बहुत सारे हैं, बहुत जगह शादियों में भी जाना है, अपने कार्यकर्ताओं के परिवार में भी शादियां हैं तो वहां पर भी जाना है, तो बस वही पूरा दिन यही रहेगा। फीडबैक तो देखिए परसेंटेज अपने आप ही बताता है। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है और मैं मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं 75% करीबन राजसमंद में वोटिंग हुई है, जो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, अच्छा मतदान है। करीबन 1,72,000 लोगों ने वोट करा है। और अब खबर डूंगरपुर यूनिवर्सिटी से सबत्ता रखने वाले 53 कॉलेजों पर संकट है। जयपुर के 49 है और दौसा के 4 निजी कॉलेजों से जुड़ा ही पूरा मामला है। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार से नहीं ली गई एनओसी। 10 दिसंबर तक कॉलेजों को प्रस्तुत करनी होगी एनओसी नहीं मिलने पर कॉलेजों को सबत्ता लेने पर संकट होगी। संवाददाता लवली फोन लाइन पे हमारे साथ है। लवली, देखिए कई कॉलेजों पर संकट आने वाला है, 53 कॉलेजों का नाम बताया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, अभी नई जो शिक्षा नीति आई है उसके तहत जो मान्यता प्राप्त जो तमाम कॉलेजेस हैं आरयू से संबंध रखने वाले या जिस भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले, उनमें आरयू के ही केवल 43 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सरकार से नई शिक्षा नीति के तहत कामकाज करने की अनुमति नहीं ली है। इस नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रोग्राम जो है वो लागू होगा निजी विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की तर्ज पर, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पूर्व से ही केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। राजस्थान में भी इसे लागू किया गया और पहला सेमेस्टर एग्जाम जो है वो आने वाले कुछ दिनों में आयोजित होने जा रहा है। तो ऐसे में सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म भरने से लेकर के विद्यार्थियों के एडमिशन तक पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। तो ऐसे में सभी जो आरयू से संबद्धता रखने वाले जो कॉलेज हैं, जो वहां से क्वालिफिकेशन रखने वाले जो कॉलेजेस हैं, उनमें जो है वो इस वक्त मान्यता का संकट गहरा रहा है। और अगर ये लोग सरकार से एनओसी लेकर के नहीं जमा करा पाते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो आने वाले समय में सेमेस्टर एग्जाम नई शिक्षा नीति के तहत इन कॉलेजेस के अंदर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं कॉलेज से जुड़े हुए, उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है बड़ा, जिसके चलते कई सारी समस्याएं जो है वो छात्रों को उठानी पड़ सकती है। फिलहाल न्यूज 18 की जानकारी में यही सामने आया कि 43 कॉलेज हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता रखते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान की अन्य जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनसे संबद्धता रखने वाले कॉलेजेस पे भी इसी प्रकार का मान्यता का संकट जो है वो गहरा सकता है, अगर वो एनओसी जमा नहीं करा पाते हैं सरकार से एनओसी। लवली, कब तक का समय है एनओसी जमा करने का? देखिए 10 दिसंबर तक का समय जो है वो दिया गया है। 10 दिसंबर तक अगर एनओसी नहीं आती है तो जो फॉर्म फिल करने का जो काम है नई शिक्षा नीति के तहत, जो परीक्षाएं होनी है, सेमेस्टर एग्जाम्स होने हैं, एनरोलमेंट होना है छात्रों का, उस पर संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। और आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एनओसी नहीं मिली तो समस्याएं और बढ़ सकती है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। निष्कासित किया है कविता चबलानी, इसमें नाम है, राजुला सिंह का नाम है जो निष्कासित किए गई हैं, अभिषेक सैनी है, राजेश कुमावत है,
करण शर्मा भी निष्कासित किए गई हैं। पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्य करने पर इन पर आरोप लगा है और निष्कासन के बाद पार्षदों ने अपना दोष भी पूछा है। किसके कहने पर की गई कार्रवाई, ये पार्षदों का कहना है। अभिषेक सैनी, राजेश कुमावत, करण शर्मा निष्कासित किए गई हैं। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का इन पर आरोप लगा है। आपको बता दें, जयपुर नगर निगम के 5 पार्षद निष्कासित किए गए हैं। तो 5 पार्षदों को निष्कासित किया गया है। वहीं श्रीगंगानगर में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल और कांग्रेस प्रत्याशियों के विरुद्ध प्रचार करने वाले पार्टी पदाधिकारियों और पार्षदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने श्रीगंगानगर शहर ब्लॉक अध्यक्ष, देहात ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद सहित श्रीगंगानगर पंचायत समिति के उप प्रधान ब्रजमोहन यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। इससे पहले सूरतगढ़ के पूर्व विधायक गंगाजल मील, पीसीसी सदस्य हनुमान मील सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। चलिए, इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं। इसकी मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति करेगी आंदोलन। लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग कर रही हैं केंद्रीय कर्मी और केंद्रीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी जा सकते हैं हड़ताल पर। जयपुर में इसी महीने हो रही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की बड़ी बैठक, हड़ताल पर जा सकते हैं केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी। जानकारी सामने आ रही है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये हो सकता है और हड़ताल की तैयारी पर है कर्मचारी। केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। ओपीएस को लागू करने की मांग की जा रही है। देखिए, ओपीएस का मुद्दा लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से कर्मचारी अब जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल की ओर रुख कर सकते हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से कि वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे और ओपीएस लागू करने की मांग कर रही हैं ये केंद्रीय कर्मचारी। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता राकेश शर्मा फोन लाइन पे हमारे साथ है। देखिए राकेश, केंद्रीय कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय कर्मचारी लगातार जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर अब जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2024 में आम चुनाव होने हैं, तो इस आम चुनाव से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान में बड़े लेवल पर जो तमाम जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो एक मंच पर आ गए हैं और संभवतः 1 या 2 दिन में इनकी जो राज्यव्यापी मीटिंग होगी और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो सभी केंद्रीय कार्यालय हैं वहां पर ये हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार इनका कहना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको पूरे देश में सभी केंद्रीय कर्मियों के लिए लागू किया जाए। और इस संबंध में उन्होंने कई बार जो है केंद्र सरकार को जो ज्ञापन भी दिया है, अपनी मांग भी रखी है, लेकिन अभी तक उस पर केंद्र सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। ऐसे में मजबूरन सभी केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल की ओर अग्रसर हैं और जल्द ही वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर सकते हैं। और इसी महीने एक बड़ी बैठक भी बताई जा रही है। बिल्कुल, राजस्थान में जो तमाम केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे के इनकम टैक्स, सीजीएसटी, डीआरआई, एसडीआरआई, ये सभी कर्मचारियों ने एक मीटिंग की है और मीटिंग के बाद अब एक राज्यव्यापी मीटिंग होगी और उसमें सभी जो लगभग 50,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी राजस्थान में हैं और वो हड़ताल। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। चुनावी भागदौड़ और मतदान के बाद अब प्रत्याशी पूरे तरह से रिलैक्स मोड में है। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री और सिकराई सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी ममता भूपेश ने कार्यकर्ताओं से फोन करके धन्यवाद दिया है और फीडबैक लिया है। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन करके जीत का दम भी भरा है। देखिए, चुनाव में पिछले 25 साल से लड़ रही हूँ। मुझे लगता है चुनाव के अंदर एक अलग प्रकार का प्रेशर रहता है, कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर रहता है कि समय पर आइए। तो सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात को 11-12 बजे वापस आना अपने आप में बहुत हेक्टिक रहता था। लेकिन उस भागम भाग भरी लाइफ के अंदर जब कार्यकर्ताओं का जोश नज़र आता था और जब गाँव के अंदर उत्साह दिखाई देता था और महिलाएं जब मुझे गले लगा के गीत गाती थी, तो मैं समझती हूँ मेरी सारी चिंताएं, सारी टेंशन सब दूर हो जाती थी और मुझे बड़ा सकारात्मक मन मेरा महसूस होता था।